नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज जो हमारा सेशन है उसमें हम फिर से अब कवर अप करेंगे 6 स्टोरीज को। सबसे पहली स्टोरी होगी हमारी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, IONS। क्या है ये, इसके बारे में जानेंगे। कितने मेंबर्स है, भारत इसका मेंबर है या नहीं, इस पे बात करेंगे। दूसरा हम करेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट, 2011 में लॉन्च किया गया था, दूसरा नाम था, 2015 में आया, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, इन सब पे बातचीत करेंगे। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, एजुकेशन मिनिस्टर्स मीट मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट अभी हुई है तो उस पर हम बातचीत करेंगे। कलबेलिया डांस, क्या है कलबेलिया डांस, तो इंडियन कल्चर सोसाइटी से भी बातचीत करेंगे। CIW क्रॉप इंश्योरेंस वीक के ऊपर बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन हेल्थ केयर, तो विश्व की सबसे पहली रिपोर्ट आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन हेल्थ केयर सेक्टर में। किसने रिलीज किया है सब बताऊंगा मैं आपको। हमारे साथ सेशन में बने रहें अंत तक, राइट। और अच्छे से सेशन को लाइक करें, अच्छे से सेशन को रिवाइज करें। आपको डेफिनेटली ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो स्टोरीज हैं, आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। और फिर MCQs जो हमने पिछले सेशन के लिए थे उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारा IONS, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी मतलब न्यूज में क्यों है ये, तो इसका हाल फिलहाल 7th एडिशन फ्रेंच नेवी ने होस्ट किया। कहाँ पे होस्ट किया, तो रीयूनियन आइलैंड में जो है यहाँ पर होस्ट किया गया है। किसने होस्ट किया है, फ्रेंच नेवी, याद रखना है आपको। ये अपने आप में एक बाई एनियल इवेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि इट इज एन एनुअल इवेंट, तो एनुअल नहीं है, बाई एनियल इवेंट है, विच कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन 2008। तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उस वक्त जो इसको जो चेयर किया था IONS को, वो भारत ने किया था, तो इसकी शुरुआत भारत ने की थी 2008 से। IONS की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है, जो कि बहुत सारे जो नेवीज हैं इंडियन ओशन रीजन के, जो लिटोरल स्टेट्स हैं, उनको साथ में लेके आता है, ताकि हम जो इंडियन ओशन है उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सकें, उसमें मैरी टाइम का कॉपरेशन हम अच्छे से कर सकें, और बिल्कुल पीसफुल तरीके से इनोसेंट पैसेज वगैरह जो बात होती है ना UN क्लॉज में, उस पर हम बातचीत करके आगे बढ़ सकें। करंट चेयरमैनशिप जो है ईरान के पास है, 2018 से लेकर 2021 तक थी, है नहीं थी। जून 2021 में ये चेयरमैनशिप फ्रांस के पास आ गई है। और कितने सालों के लिए आई है, तो 2 सालों के लिए। तो हाल फिलहाल इसको जो चेयर कर रहे हैं वो कौन है, फ्रांस, राइट। इसलिए आप यहाँ पे नाम समझ रहे होंगे, फ्रेंच नेवी ने इसको होस्ट किया है। क्लियर है। इसमें 24 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मतलब 8 ऑब्जर्वर नेशंस हैं। इंडिया हैज 3 बिग एम्बिशंस इन दिस रीजन। तो अगर IOR की बात करें, इंडियन ओशियन रीजन की बात करें, तो भारत के पास इसमें 3 बड़े बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं जो भारत ने सेट किए हैं। सबसे पहला, ये जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशियन के, इनके साथ हमें रिश्ते बहुत अच्छे रखने हैं। किसी को भी मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार भारत अब अपनी दादागिरी दिखा रहा, नहीं, भारत सबसे अच्छे से कॉपरेट कर रहा है और भारत के अंदर वो पोटेंशियल है लीडरशिप की। तो इसी वजह से जो अगला एम आता है वो ये आता है, टेकिंग द लीडरशिप ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन एंड फुलफिलिंग इंडियाज विजन टू स्टेबिलाइज मैरीटाइम ऑर्डर इन द IOR। इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों, ये चाइना को भी काउंटर करने के लिए अच्छे हैं काफी। अभी चाइना का हाल फिलहाल 100 ईयर्स हुआ है, एक बहुत शानदार लेक्चर पीटी एजुकेशन के ऊपर चैनल के ऊपर आपके लिए डाल दिया गया है, उसको जरूर जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके इसको देखिए। अदर इनिशिएटिव्स जो है साथ में, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, कुछ इनिशिएटिव्स ये भी लिए गए हैं। अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन की अगर बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से, तो 1997 में ये IORA जो है स्टैब्लिश किया गया, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसका भी मतलब उद्देश्य कुछ ऐसा ही था कि रीजनल कॉपरेशन बनाना है, बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखना है, इंडियन ओशियन रीजन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी रखनी है, इस तरीके की मतलब ये जो था एम था इनका। इंडिया हैज ऑल्सो बीन अप्रूव्ड एज एन ऑब्जर्वर ऑफ द इंडियन ओशियन कमीशन। अभी हाल फिलहाल इंडियन ओशियन कमीशन में भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेटेड मैरीटाइम गवर्नेंस इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो ये आप याद रखिएगा कि इंडियन ओशियन कमीशन किस टाइप की बॉडी है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है। आगे कुछ और इनिशिएटिव्स में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक सागर इनिशिएटिव आया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर इनिशिएटिव 2015 में इसे लाया गया था, जिसका मतलब ये था, सम सेम ही बात थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाना, मैरीटाइम गवर्नेंस, कॉपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। नेक्स्ट फिर कुछ इनिशिएटिव्स और है, जैसे कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, AAGC,
इसका आइडिया इंडिया और जापान ने ज्वाइंटली मतलब 2016 में डिक्लेयर किया था। तो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो हैं इसमें लिए गए हैं। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम जिसका 7th एडिशन जो है अभी होस्ट किया गया है। इसके 4 पिलर्स थे एएजीसी के, कि भाई हम सबसे पहले डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी, एनहांसिंग कैपेसिटीज और स्किल्स के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम से। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया एकदम, बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर, राइट। कुछ आपके लिए यहाँ पे मैं चार्ट्स लेके आया हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये रेड सर्कल में जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, IONS। तो ये सारे आते हैं, अरब लीग आता है इसमें, GCC आता है, उसके बाद IOR, ARC, IORA जिसे कहा जाता है, ये सब इसमें आते हैं। तो भारत भी इसमें है। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। इस रेड सर्कल के अंदर में जितने भी देश हैं वो सारे हैं, श्रीलंका, सीचेल्स, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तंजानिया, ईरान, केन्या, राइट, ये सब इसके अंदर आते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। और ये रीयूनियन आइलैंड का जो है आपका मैप यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, मेडागास्कर जो कि भारत के साथ ही था, कभी फिर टूट गया। गोंडवाना, आपको पता है ना, गोंडवाना प्लेट, राइट। चलिए, गोंडवाना लैंड, सॉरी प्लेट नहीं, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, तो भारत नेट प्रोजेक्ट BNP, हाल फिलहाल यूनियन कैबिनेट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंजूरी दे दी है। भारत नेट प्रोजेक्ट, आपको मालूम है कि ये मॉडल PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। 16 स्टेट्स में ये लागू किया जाएगा, राइट। इसमें सरकार जो है 19,000 करोड़ के आसपास वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है प्रोवाइड कराएगी। इस तरीके की टाइप की एक फंडिंग होती है कि जब भी मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आया तो उसकी फंडिंग कैसे होगी, तो उसकी फंडिंग के लिए एक टाइप होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सभी गांव और ग्राम पंचायत में जाएगा इन 16 राज्यों के। उसके बाद जो PPP मॉडल है उसका काम ये होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देखिए एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, और रेवेन्यू जनरेशन पे प्राइवेट सेक्टर बेसिकली काम करता है। तो इसलिए इसको लाया गया है ताकि फास्ट जो है चीज़ों को किया जा सके भारत नेट के तहत। अब एक्सटेंशन ऑफ भारत नेट टू ऑल इनहेबिटेड विलेजेस विद रिलायबल क्वालिटी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विल इनेबल बेटर एक्सेस ऑफ ई सर्विसेज offered by the various central and state government agencies. It will also enable online education, telemedicine, skill development, e-commerce and other applications of the broadband. और खास बात, कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन वगैरह लगा और जो स्कूल कॉलेजेस बंद है, उसको देखते हुए अब भारत नेट प्रोजेक्ट का पेनिट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल अपने चरम सीमा पर आ रही हैं धीरे धीरे, अभी आई नहीं है, आ रही हैं धीरे धीरे। उसको देखते हुए एजुकेशन जो है, चाहे बच्चा गाँव का ही क्यों ना हो, जैसे महाराष्ट्र से कुछ खबरें आई थी कि जो महाराष्ट्र के गांव के बच्चे थे उनकी पढ़ाई बिल्कुल एकदम से रुक गई थी। तो ना उनके पास फ़ोन, ना कुछ सहूलियत, ना इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं। इवन एक इमेज तो मैंने ऐसे देखी थी जिसमें एक फादर अपनी बेटी के छाते मतलब बेटी के पास खड़े हैं और छाता लेके खड़े हैं, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, उस बेटी को पढ़ना है और वहीं पे वाईफाई सिग्नल आ रहा है बस, बाकी कहीं पे नहीं आ रहा, और वाईफाई के जरिए ही वो अपनी पढ़ाई कर पा रही है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर जो एक्टिव हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भारत नेट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 2011 में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया था। किस नाम से लॉन्च किया गया था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये इसका इनिशियल नाम था, जो बाद में 2015 में नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? भारत नेट। इसका एम क्या है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। नोडल एजेंसी जो इसमें है वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है, जो इसकी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब देख रेख इसी लिमिटेड के तहत हो रही है। मेन एम तो आपको पता ही दिया मैंने कि ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, इंटरनेट सर्विसेज को रूरल इंडिया तक पहुंचाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशनल इंक्लूजन, इन सब चीज़ों पे बात करना। इट ऑल्सो फैसिलिटेट इन इस्टेब्लिशिंग हाईली स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन डिस्क्रिमिनेटेड बेसिस वगैरह वगैरह, जैसे 2 MBPS से 20 MBPS, इस तरीके की सारी डिमांड जो है डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल करना, ये काम है भारत नेट प्रोजेक्ट का। अभी हाल फिलहाल मैं आपको एक और खबर बता दूं, जो डिजिटल इंडिया है उसकी 6th एनिवर्सरी जो है अभी सेलिब्रेट की गई है, राइट। तो डिजिटल इंडिया पे भी आने वाले सेशंस पे हम बात करेंगे। डिजिटल इंडिया बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अपने आप में, तो उस पर बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से हम उस पर बातचीत करेंगे। तो भारत नेट प्रोजेक्ट समझ आया कि नहीं आया? आपके लिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं, ये बता दीजिए कि भारत नेट प्रोजेक्ट में फंडिंग किसकी होगी? हु इज दैट ऑर्गेनाइजेशन या नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन हु इज गोइंग टू फंडिंग द भारत नेट प्रोजेक्ट? क्योंकि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसकी फंडिंग तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाएगा ही। तो क्या वो कहीं
BBNL ही तो नहीं है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ही तो नहीं है। रिसर्च कीजिए और बताइए मुझे कि भारत नेट प्रोजेक्ट की फंडिंग हो किसके तहत रही है। राइट, चलिए। और ये कुछ इंफोग्राफिक्स आपके लिए मैंने लगा दिए हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। G20 का फॉरेन मिनिस्टर मीट, हमारी जो अगली स्टोरी है, आपको मालूम ही है 2021 का जो G20 समिट है उसकी होस्टिंग इटली कर रहा है। तो इटली होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट टू डिस्कस द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 और किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को अपने रास्ते पे लेके आया जा सके, और अफ्रीका पे खासकर इसमें बातचीत की गई है। तो मीटिंग में अगर हम जाने तो मीटिंग में रशिया और चाइना को तो भैया किया गया है क्रिटिसाइज। क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि ये लगातार वैक्सीन डिप्लोमेसी में घुसे हुए थे। वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? वैक्सीन डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि ए ब्रांच ऑफ ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी, जिसमें एक देश जितने भी वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं या उसकी डिलीवरी हो रही है वो दूसरे देशों के साथ मजबूती करता है। तो चाइना और रशिया को इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया कि आप वैक्सीन डिप्लोमेसी में जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मशरूफ थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जो कि होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ मीटिंग में वन हेल्थ अप्रोच की जो चीज़ें हैं उसको भी प्रमोट किया गया। मैंने आपके लिए वन हेल्थ पे हमने एक बार बातचीत की थी, एक एडिटोरियल मैंने लिया था कि किस तरीके से अब पूरे विश्व में वन हेल्थ स्कीम या वन हेल्थ अप्रोच की ज़रूरत है। टॉप लेवल के जो नेशंस हैं, जो बढ़िया नेशंस हैं, चाहे वो डेवलपिंग से भी हों डेवलप्ड से भी हों, वो अपने टॉप जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनका एक पैनल बनाए, पूरी तरीके से निगरानी करें कहाँ कहाँ कौन कौन सा वायरस आ रहा है, और अगर ऐसे वायरस दोबारा अगर उजागर हुए तो क्या सिर्फ लॉकडाउन ही एक पॉलिसी बचेगी या कुछ और मल्टीपल रास्ते हम खोज सकते हैं। तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉबीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, उनको भी साथ में स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज द होल की कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ताकि एक बेटर पब्लिक हेल्थ आउटकम्स जो है सामने आ सके। राइट, साथ ही साथ मीटिंग में इंक्रीज क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के ऊपर बात की गई, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ऊपर बात किए गए, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर बात किया गया, और इन सब के बीच में एक मेन इशू रहा अफ्रीका। अफ्रीका मेन इशू यही रहा क्योंकि उसमें वहाँ पे कोविड भी था, वहाँ पे झगड़े भी हो रहे हैं, वहाँ पे सूखा भी है, इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पे खराब होती जा रही हैं, वेदर कंडीशंस खराब होती जा रही हैं। तो उसके जो प्रोग्रेस के ईयर्स है वो रिवर्स गियर में जा चुके हैं। तो उसके ऊपर बात की गई कि अफ्रीका के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। राइट, भारत को अगर देखा जाए तो इस मीट में भारत ने एक इशू उठाया और वो इशू था वैक्सीन इक्विटी का। वैक्सीन इक्विटी का मतलब क्या होता है? वैक्सीन इक्विटी का मतलब होता है इनइक्विटेबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन is not leaving untold millions of people vulnerable to the virus but also allowing deadly variants to emerge and bounce back across the world। मतलब यह है कि जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल रूप में होना चाहिए, ना कि इनइक्विटेबल वे में। राइट, तो वैक्सीन इक्विटी का इशू जो है वो भारत ने उठाया, क्योंकि जैसे देखिए जैसे अमेरिका देश है, राइट, चाइना में तो बिल्कुल अलग ही हो गया है, साइनोवैक वगैरह जो है, तो चाइना के वैक्सीन तो लगवाइएगा मत, वहाँ पे बहुत ही मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है। जो जो हालत सेकेंड वेव में भारत की दिखाई दी थी वो चीन में दिखाई दे रही है, और इंडोनेशिया वगैरह में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन लोगों ने इंडोनेशिया वगैरह ने क्या कहते हैं, इंडोनेशिया वगैरह ने चाइना का जो है वैक्सीन जो है इम्प्लीमेंट कराया था, इम्पोर्ट किया था। राइट, तो वैक्सीन इक्विटी को लेकर भारत ने इसमें बातचीत की है कि सही तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, जिससे भारत को कई बार तक जो है भारत को वेट करना पड़ा। स्पुतनिक 5 के जो मतलब वैक्सीन वगैरह हैं वो अभी सही तरीके से प्रॉपर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी नहीं है काफ़ी जगह पे। तो दिस इज कॉल्ड वैक्सीन इक्विटी का यहाँ पे जो है एक इशू क्रिएट होता है, विच मीन्स अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस फॉर द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। सिर्फ भारत की बात नहीं की भारत ने, सभी देशों के बीच में भाई सही तरीके से उसका जो है वितरण होना चाहिए, इस पे बात की गई है। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी नीड्स डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड हेल्थ एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स मस्ट डेवलप इन पैरेलल। तो ये भारत का स्टैंड था जो भारत ने बोला। राइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होस्टेड बाय विच कंट्री? होस्टेड बाय इटली। चलिए, और ये G20 के नेशंस का दोबारा से चार्ट मैंने आपके लिए लगा दिया है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। G7 प्लस अगर रशिया मिला देता हूँ तो G8, और ये 12 नेशंस। राइट, सारे टॉप इकोनॉमीज G20 में है, इस चीज को पकड़ के याद रखिएगा। अगले फैक्ट पे आते हैं या अगली स्टोरी पे आते हैं हफ्ते, दैट इज कलबेलिया डांस। अब कलबेलिया डांस जो है वो कलबेलिया ट्राइब से आता है। कलबेलिया ट्राइब कहाँ की ट्राइब है? राजस्थान की एक ट्राइब है। 2010 में इस डांस को यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसे कहते हैं ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसमें 13 नाम है, 13 नाम में से एक नाम कलबेलिया का भी है, तो 2010 में ही इसको ऐड कर दिया गया था।
अब इसमें क्या है कि ये लिस्ट क्या करता है, इस लिस्ट में कुछ ऐसे हेरिटेज एलिमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, उन सब चीज़ों को दिखाते हैं और वो कितनी अहम है और कितना ज़रूरी है उसका आगे तक बढ़ते रहना। ये एक विरासत है ना, दिस इज कल्चरल हेरिटेज, तो इसका आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है जिसका नाम दिया गया ICH। उसमें 13 जो है एलिमेंट्स है भारत की तरफ से, राइट। 2008 में इसका गठन किया गया, मतलब इस लिस्ट वगैरह का, व्हेन द कन्वेंशन ऑफ सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज केम इनटू अफेक्ट। अब अगर इस डांस की बात करें तो इस डांस में सांपों जैसा जो है ना मूवमेंट होता है, जैसे सांप नहीं होते, सांपों जैसा मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि इनिशियली ये जो ट्राइब थे ना वो स्नेक हैंडलर्स थे, प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर्स थे, यानी जो है सांप वगैरह को हैंडल किया करते थे। बाद में गाना वाना बजाया ही करते थे। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नाचती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली एंड ओनली वुमेन विल परफॉर्म, मैन परफॉर्म नहीं करते। मैन पीछे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और म्यूजिक वगैरह देते हैं। कुछ इनमें जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि खंजरी हो गया या फिर पुंगी करके एक होता है ना, जैसे सांपों के लिए होगा, आपने देखा होगा। तो देखिए कल्चर किस तरीके से बदलता चला गया, कि कहाँ एक ज़माना था कि जवाहरलाल नेहरू के मतलब PM हाउस में भी सपेरे गए थे। आई होप आपको मालूम होगा कि कोई गेस्ट आई हुई थी, तो PM हाउस में PMO में, वहाँ पे जहाँ पे PM रहते हैं, वहाँ पे सपेरे आए थे और वो पूरा वहाँ पे दिखाया गया था। तो ये अपने आप में एक कल्चर था जो कि अब धीरे 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 क्या हो गया, खत्म होता जा रहा है। और इसीलिए एक लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कल्बियाज ये पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। डांसर्स जो हैं वो टैटू डिजाइन बनाते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, गारमेंट्स रिचली एम्ब्रॉयडर्ड विद स्मॉल मिरर्स एंड सिल्वर थ्रेड, जबकि जो मैन है खंजरी और पुंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, बताते हैं। हाल फिलहाल एक ऐप है जिसका नाम है चिंदाविया, इस ऐप को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चिंदाविया नामक ऐप में कलबेलिया डांस की जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। राजस्थान के अगर कुछ और डांसेस की हम बात करें तो घूमर है, भवाई है, घेर है, कच्ची घोड़ी है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वहाँ के फोक डांस है, तो मैच वगैरह करने आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये वो चित्र है, इस तरीके के इनके ड्रेसेस वगैरह होते हैं और बिल्कुल सांप की तरह ये स्वेल करते हैं। और ये पीछे जो इंसान है देखिए, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। नो योर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसमें आप देख सकते हैं कलबेलिया 2010 ये रहा। बाकी कुछ और नाम भी हम देख ही लेते हैं, कुटियाटम, रमन, वैदिक चैंटिंग, मुदियट, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रामलीला और नवरोज। तो ये कुछ और लिस्ट है यहाँ पर, राइट। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। क्रॉप इंश्योरेंस वीक, अभी हाल फिलहाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने 1 जुलाई से 7 जुलाई को क्या बोल दिया है कि क्रॉप इंश्योरेंस वीक हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन, CIAC, क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एट 75 कैंपेन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इसमें PMFBY मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ब्रोशर है, कुछ मतलब FAQs, कुछ गाइड बुक वगैरह, ताकि किसानों को मदद हो सके, इसको भी लॉन्च किया गया। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखें तो 2016 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इसका एम क्या था कि जो भी किसान वगैरह हैं उनको उनके यील्ड के लिए सर्विस इंश्योरेंस जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। और अभी तक हाल फिलहाल गवर्नमेंट का कहना है कि सरकार कह रही है कि हमने 95,000 करोड़ के क्लेम्स जो है वो किसानों को दे दिए हैं। हाल फिलहाल इस योजना के 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये योजना उसी थीम के तहत लाइनअप की गई है, वन नेशन एंड वन स्कीम वाली के तहत, राइट। 2 एग्जिस्टिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थे इससे पहले, एक था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS और फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन। इन दोनों को रिप्लेस करके एक ही बनाया गया एंड दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रीमियम रेट इसमें 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए होते हैं, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए होते हैं, 5% कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए होते हैं। तो ये परसेंट वगैरह के आंकड़े थोड़ा आप जो है ना याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। 2% खरीफ के लिए होता है, 1.5% रबी के लिए होता है, 5% हॉर्टिकल्चर के लिए होता है। और इस स्कीम को एक बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है जिस बेस का नाम है एरिया अप्रोच बेसिस, राइट। अगर हम CID की बात करें यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस डे, तो 1 जुलाई को जो केरला का स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इस दिन को क्रॉप इंश्योरेंस डे के तौर पे ऑब्जर्व करता है। और उन्होंने बोला है कि हम 2 वीक के लिए इंश्योरेंस कैंपेन जो है चलाएंगे अपने राज्य के अंदर में, ताकि किसानों को हम प्रोत्साहित कर सकें कि वो इस तरीके के क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज में आए और अपने आप को एनरोल कराएं, राइट। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने बता दी, तो इनको आप याद रखेगा जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें से। अगली हम स्टोरी पे बात करें और जो कि हमारी फाइनल स्टोरी भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन हेल्थ केयर।
तो विश्व का पहला रिपोर्ट आ चुका है, रिलीज किसने किया है? WHO ने किया है। WHO ने विश्व का पहला AI बेसिस रिपोर्ट जो है हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट का टाइटल था एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ AI फॉर हेल्थ। इसमें 6 प्रिंसिपल्स प्रपोज किए गए हैं। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एनाटॉमी, ताकि ह्यूमन के जो मेडिकल डिसीजंस हैं वो मतलब यानी जो मेडिकल डिसीजंस है पेशेंट रिलेटेड वो ह्यूमन से लेंगे, और जो पेशेंट के मेडिकल डेटा है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ensuring transparency, explainability and intelligibility, fostering responsibility and accountability, ensuring inclusiveness and equity and promoting AI that is responsive and sustainable। इसमें चैलेंजेस क्या है दोस्तों? चैलेंजेस ये हैं, एक तो अगर आप AI रोबोटिक्स वगैरह इसमें लेके आते हैं तो एक चैलेंज तो ये है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप उसका मिसयूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अभी तक अनरेगुलेटेड है। रेगुलेशंस आएगा तो फिर बात अलग है, लेकिन अभी तक अगर अनरेगुलेटेड है तो आप डेटा को पूरी तरीके से मिसयूज, उसका अनएथिकल प्रैक्टिसेस में उसको लेके आ सकते हैं। फिर AI तो एल्गोरिदम बेस्ड ही है ना, तो उस एल्गोरिदम के साथ छेड़खानी की जा सकती है, उसको बायस्ड बनाया जा सकता है। फिर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी जैसे कंसर्न्स भी उठ के आएंगे, तो ये सारे इसमें जो है चैलेंजेस हैं। कैसे रहेगा आगे, किस तरीके से मूव करेगा उस पर हम देखेंगे। फ्यूचर बिल्कुल बहुत ही अलग ही तरीके का होने वाला है जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और साथ ही मैंने एक आपके लिए इन्फोग्राफिक लगा दी है, पोटेंशियल यूज केसेस ऑफ AI इन द हेल्थ केयर। राइट, चलिए पिछले सेशन में हमने जो MCQs लिए थे उसका जवाब देने का समय आ गया है। वो कौन सी एशियन कंट्री है जो कि अभी हाल फिलहाल मलेरिया फ्री डिक्लेयर की गई है WHO द्वारा? और आंसर है चाइना। बी इज द राइट आंसर। नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल, इसको रिलीज कौन करता है? तो नीति आयोग ने इसके ऊपर एक स्टडी जो है अभी हाल फिलहाल रिलीज किया इस मॉडल के ऊपर। और DRDO ने अभी हाल फिलहाल एक नया जनरेशन का न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो टेस्ट किया है और उसका नाम है अग्नि P प्राइम। तो ये 3 सवाल पिछले सेशन के थे। आज हम कोई MCQs नहीं ले रहे हैं, फिर हम फ्रेश MCQs जो है हम अगले सेशन से लेंगे। राइट, तो ये थे, मैं आपको दिखा देता हूँ सारी स्टोरीज ताकि आपको बिल्कुल एक बार पिक्चर सारा क्लियर हो जाए, रिवाइज हो जाए। सबसे पहले हमने बात की IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इसको चेयर कौन कर रहा है जरूर बताइए। भारत नेट प्रोजेक्ट के ऊपर हमने बात की, फिर हमने बात की G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, फिर हमने बात की कलबेलिया डांस, और फिर फाइनली हमने जाना क्रॉप इंश्योरेंस वीक एंड देन AI रिपोर्ट इन हेल्थ केयर। राइट, इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है आपके लिए। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, CA बूस्टर प्रीमियम है, पावर ऑफ 10 है, उसमें आइए एनरोल कीजिए और पूरा लाभ उठाइए। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।